Hi everybody, today we'll learn what is a syllable and what is syllable stress. आज की क्लास में हम सीखेंगे दोस्तों कि एक syllable क्या होता है और syllable stress क्या होता है। बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करने के लिए हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि एक syllable क्या होता है और syllable stress क्या होता है। तो आइए सीखते हैं इस टॉपिक में कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं, सारी बातों को एक एक करके सीखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, जो पहली बात बताई गई है सिलेबल के बारे में वो ये है कि अ सिलेबल इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड। एक सिलेबल वर्ड का हिस्सा होता है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लंबा वर्ड है तो एक वर्ड में कई सिलेबल्स हो सकते हैं। तो सिलेबल एक वर्ड का हिस्सा है और उसमें क्या होता है, दैट कंटेन्स अ सिंगल वाउल साउंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बताई जा रही है कि एक सिलेबल में एक सिंगल वावल का साउंड होगा। बिना वावल के साउंड के सिलेबल बन ही नहीं सकता। हमको ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। और उसके बाद जो आखिरी बात है वो ये है कि एंड इज प्रोनाउंस्ड एज ए यूनिट, और एक सिलेबल को एक यूनिट की तरह प्रोनाउंस किया जाता है। यानी अगर एक लंबा सेंटेंस है उसमें कई सिलेबल्स हैं तो वो सारे सिलेबल्स अलग अलग यूनिट्स होंगे और उनको मिला के एक वर्ड बनता है। ऐसे हमको इसको समझना चाहिए। अब यहाँ पर है पॉइंट्स टू रिमेंबर कि एक सिलेबल में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें वो हमको जाननी चाहिए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको बताता हूँ। देखिए पहला जो पॉइंट है वो ये है कि अ सिलेबल इज अ यूनिट और पार्ट ऑफ अ वर्ड। जो अभी हमने देखा कि एक सिलेबल एक वर्ड का यूनिट होता है, उसका हिस्सा होता है। जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अ सिलेबल इज मेड अप ऑफ वन और मोर लेटर्स। यानी एक सिलेबल में एक या एक से ज्यादा लेटर्स हो सकते हैं। यानी कि जो असली बात समझनी चाहिए वो ये कि एक सिलेबल एक लेटर का भी हो सकता है। उसके बाद है सिलेबल हैज, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी यहाँ जितने भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट यही है कि अ सिलेबल हैज अ वावल और अ वावल साउंड एट इट्स कोर। देखिए अ वावल साउंड एट इट्स कोर और न्यूक्लियस, यानी एक सिलेबल के केंद्र में एक वावल का साउंड होगा। चाहे कॉन्सोनेंट का साउंड हो चाहे नहीं हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर वावल का साउंड नहीं होगा तो उसको सिलेबल कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए एक सिलेबल, आप ये समझिए कि वावल साउंड उसकी धुरी है जिस पर सिलेबल घूम रहा है। और फिर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला पॉइंट कि अ सिलेबल में कंसिस्ट ऑफ ओनली अ वावल समटाइम्स। कभी कभी आपको एक सिलेबल सिर्फ एक वावल साउंड का मिलेगा, सिर्फ एक वावल का मिलेगा और उसका साउंड वावल का होगा ऑब्वियसली। तो उसमें कॉन्सोनेंट नहीं हो तो भी चलेगा। यानी कि कॉन्सोनेंट नहीं है इंपॉर्टेंट, सिलेबल में वावल ही इंपॉर्टेंट है, ये हमको समझना चाहिए। और लास्ट वाला पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इफ अ वावल इज साइलेंट, अगर एक वर्ड में एक वावल साइलेंट है देन इट इज नॉट काउंटेड एज अ सिलेबल। तो फिर वो सिलेबल में काउंट ही नहीं होता। यानी कि जो वावल वर्ड में साइलेंट है वो किसी भी गिनती में नहीं आता, उसको हम सिलेबल में बिल्कुल भी नहीं गिन सकते, नहीं रख सकते। अब यहाँ पर कुछ एक एग्जाम्पल्स है, हमको समझना चाहिए कि वन सिलेबल वर्ड्स कैसे होते हैं। तो देखिए वन सिलेबल वर्ड्स या मोनोसिलैबिक वर्ड्स। अब ये वर्ड है, पहला वर्ड है बिग। अगर आप इसमें वावल को देखें तो इसमें एक ही वावल है, आई। BIG स्पेलिंग है, आई वावल है। और ये जो वावल है आई, इसका साउंड भी है वर्ड में, ये उसका ट्रांसक्रिप्शन है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है बिग। तो ब प्लस शॉर्ट ई यानी छोटा ई और जी यानी ग जिससे बना, तो ब प्लस ई प्लस ग बिग ऐसे करके वर्ड बना। तो इसमें एक ही वावल का साउंड आ रहा है। वावल है भी, स्पेलिंग में भी एक ही वावल है और साउंड भी एक ही का आ रहा है, इसीलिए इसको सिंगल सिलेबल वर्ड कहेंगे, वन सिलेबल वर्ड है। जो दूसरा वर्ड है ब्लू, इसमें अगर आप देखें तो वावल्स तो है यू एंड ई, बट जो ई है लास्ट वाला वो साइलेंट है, सिर्फ ऊ का साउंड आ रहा है इसमें। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, इसका प्रोनाउंसिएशन है ब्लू। तो इसमें ब प्लस ल ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं, ऊ वावल का साउंड है, इसीलिए इस वर्ड, और एक ही वावल का साउंड है इसीलिए एक वन सिलेबल वर्ड है। तीसरा जो वर्ड है ये क्लीन। अगर इसमें देखेंगे तो ई और ए दो वावल्स हैं, लेकिन ए जो है वो साइलेंट है, सिर्फ ई का साउंड है। ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, इसके हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है क्लीन। तो सिर्फ ई का साउंड है, एक ही सिंगल वावल का साउंड है, इसलिए एक वन सिलेबल वर्ड है। उसके बाद है कूल। इसमें भी दो वावल्स हैं, डबल ओ, दो बार है, डबल ओ है। लेकिन आप साउंड अगर देखेंगे, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन और इसका साउंड आता है कूल। तो क प्लस ऊ प्लस ल कूल, एक ही वावल का साउंड है ऊ, इसीलिए ये भी एक वन सिलेबल वर्ड है। तो इसी तरीके से हमको वन सिलेबल वर्ड्स को या टू सिलेबल वर्ड्स को पहचानना चाहिए। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं टू सिलेबल वर्ड्स के। जैसे ये टू सिलेबल वर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। तो देखिए ये जो पहला वर्ड है ये है अवे। अगर इसमें आप स्पेलिंग को देखें
तो एक वावल ये है ए, दूसरा वावल ये है ए, तो क्या अगर दोनों का साउंड आना चाहिए, अगर इस कोई भी साइलेंट होगा वावल तो उसको नहीं हम मानेंगे, किसी सिलेबल में नहीं काउंट कर सकते। तो देखते हैं, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमको बताएगा कि कैसे इसको प्रोनाउंस करना है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन के हिसाब से अवे। तो इसमें अ और ए, अवे, दो साउंड्स आ रहे हैं वावल के। तो इसमें यानी ये 2 सिलेबल वर्ड है, क्योंकि इसमें दो वावल्स के साउंड आ रहे हैं, अ एंड ए। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आप ट्रांसक्रिप्शन देख रहे हैं, अगर आप ये सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट सीखना चाहिए। मेरे चैनल पर मेरी एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है प्रोनाउंसिएशन एंड फोनेटिक्स। तो आपको उस प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियोस देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट के ऊपर मेरे वीडियोस मिल जाएंगे। 2 वीडियोस हैं वावल साउंड्स के एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स के। तो उनको सिंबल्स को अगर आप आइडेंटिफाई करने लग जाए, रिकॉग्नाइज करने लग जाए, पहचानने लग जाए, तो आपको ये ट्रांसक्रिप्शन समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। तो आईपीए पढ़ने के बाद सिल्बल और सिल्बल स्ट्रेस सीखने से आप बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है वो है एप्पल। अब अगर आप इसकी स्पेलिंग को देखें तो इसमें दो वावल्स है, एक है ए और दूसरा है ई, लेकिन ई इसमें साइलेंट है। तो इसमें वावल तो एक ही है, लेकिन अगर आप वावल के साउंड्स को सुनेंगे तो इसमें दो वावल्स के साउंड्स हैं। जैसे पहला वावल का साउंड है ए और दूसरा है प, में प और ल के बीच में आधा अ का साउंड आ रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये जो सिंबल है इसको श्व बोलते हैं। ये ई उल्टा ई जैसा आपको दिख रहा है, इससे आधा अ के जितना साउंड बनता है। हिंदी में तो आधा अ नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आधा अ के जितना साउंड होता है उसको श्व साउंड बोलते हैं। तो ये वही है, प प्लस ल के बीच में, पी एंड एल के बीच में ये श्व साउंड है, यानी इसको पढ़ेंगे एप्पल। तो यानी दो वावल्स के साउंड आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक 2 सिलेबल वर्ड है। उसके बाद है बेटर। अगर इसकी स्पेलिंग को देखें तो बी के बाद ई एक वावल है और डबल टी के बाद भी ई दूसरा वावल है। तो हमको ये देखना चाहिए कि दोनों का साउंड भी है कि नहीं। तो ये रहा इसका ट्रांसक्रिप्शन, इसको पढ़ेंगे बेटर, दो वावल्स के साउंड आ रहे हैं, इसलिए ये भी एक 2 सिलेबल वर्ड है। और नेक्स्ट वर्ड जो है ब्रोकन। तो अगर स्पेलिंग को देखें तो इसमें अ और ई दो वावल्स हैं, हमको ये देखना पड़ेगा कि दोनों का साउंड भी है कि नहीं। तो अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो उसके हिसाब से इसका प्रोनाउंसिएशन बनता है ब्रो एंड खन। तो ब्रो में अ का साउंड है, ये एक वावल का साउंड है, और खन में ख प्लस न के बीच में श्व साउंड है, आधा अ है, यानी इसमें अ एंड अ दो साउंड्स है, ब्रोकन, इसलिए ये एक 2 सिलेबल वर्ड है। अब हम आगे और भी देखते हैं एग्जांपल्स। अब ये 3 सिलेबल वर्ड्स के एग्जांपल्स हैं। अब ये वर्ड है जैसे एक्यूरेट। अगर आप स्पेलिंग को देखें तो इसमें ए पहला वावल है, यू दूसरा वावल है, और ये ए तीसरा वावल है, और लास्ट में ई भी है। 4 वावल्स है इसमें, लेकिन लास्ट वाला जो ई है वो साइलेंट है, इसीलिए हम 3 वावल्स हैं इसमें ऐसा मानेंगे। और अगर हम ट्रांसक्रिप्शन देखें तो देखिए कितने, और मैंने सिलेबल्स को अलग अलग करके लिखा है जिससे कि आप बिल्कुल आसानी से समझ सकें। तो पहला सिलेबल है ए, दूसरा सिलेबल है क्य, और तीसरा है रट। इसको पढ़ेंगे एक्यूरेट। इसको एक्यूरेट वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, गलत उच्चारण है। तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है एक्यूरेट। ए 3 वावल्स के साउंड्स आ रहे हैं, यानी एक 3 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एडजेक्टिव। अच्छा, इसको एडजेक्टिव नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप ट्रांसक्रिप्शन सीख लेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें जी साइलेंट होता है। तो इसमें अगर वावल्स को काउंट करें तो पहला वावल है ए, दूसरा है ई, तीसरा है आई और चौथा है ई, लेकिन चौथा जो वावल है ई वो साइलेंट है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं, ट्रांसक्रिप्शन से पता चलेगा कि इसमें कितने वावल्स के साउंड्स हैं। तो एडजेक्टिव 3 वावल्स के साउंड्स है, ए ई ई, यानी एक 3 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है बफलो। देखिए इसमें अगर स्पेलिंग को देखें तो यू एक वावल है, ए दूसरा वावल है, एंड ओ तीसरा वावल है। तो क्या तीनों का साउंड भी आ रहा है? ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन है बफलो, अ 3 वावल्स के साउंड से, यानी एक 3 सिलेबल वर्ड है। अगला वर्ड है कैबिनेट। तो इसमें अगर स्पेलिंग को देखें तो ए पहला वावल है, आई दूसरा वावल है, ई तीसरा वावल है। तो 3 वावल्स तो हैं क्या, लेकिन क्या तीनों का साउंड है? तो इस अगर ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों का साउंड भी है। तो खे में ए का एक साउंड है, बी में छोटी ई का साउंड है, शॉर्ट ई का, एंड नट में न प्लस ट के बीच में श्व साउंड है, आधा है, यानी खे बी नट, यानी इसमें 3 वावल्स के साउंड्स हैं, यानी कि एक 3 सिलेबल वर्ड है। हम आते हैं 4 सिलेबल वर्ड्स के ऊपर। अब ये वर्ड है जैसे
एडमरबल, एडमरबल इसका प्रोनाउंसिएशन है, इसको एडमिरेबल नहीं पढ़ना चाहिए। तो हम अब सिलेबल काउंट करते हैं, पहले वावल सिलेबल देखते हैं कितने, इसके लिए हम वावल्स काउंट करेंगे। पहला वावल है ए, दूसरा है आई, तीसरा है ए, चौथा है ई, लेकिन लास्ट वाला ई साइलेंट है इसलिए वो किसी गिनती में नहीं आएगा। ये रहा ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन बताएगा कि इसमें कितने वावल्स के साउंड्स है। तो देखिए ए, एड, म, र एंड बल, एडमरबल। तो अब आप देखेंगे अ एंड चार इसमें वावल्स के साउंड्स आ रहे हैं, इसलिए एक 4 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड जो है अजोरबल। अगर वर्ड में वावल्स को काउंट करें तो ए पहला वावल है, ओ दूसरा वावल है, ए तीसरा वावल है और ई चौथा वावल है। लेकिन चौथा जो वावल है ई वो साइलेंट है, तो उसको तो किसी गिनती में नहीं रखेंगे। हम इसका ट्रांसक्रिप्शन देखते हैं। देखिए ट्रांसक्रिप्शन है अ जो र बल, 4 वावल्स के साउंड्स आ रहे हैं, अ, यानी ये 4 सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड। अब इसमें अगर वावल्स को काउंट करें, ओ एक वावल है, आई दूसरा वावल है, ए तीसरा वावल है एंड ई चौथा वावल है। तो हमको 4 वावल्स हमको दिख रहे हैं, हमको देखना चाहिए चारों का साउंड भी आ रहा है कि नहीं, तो ट्रांसक्रिप्शन से पता चलेगा। तो ये रहा खाम में एक वावल का साउंड है, फ्ली में ई दूसरा वावल का साउंड है, खे में ए तीसरा वावल का साउंड है एंड टिड में ई चौथा वावल का साउंड है। यानी इस वर्ड में 4 वावल्स के साउंड्स है, इसलिए एक 4 सिलेबल वर्ड है। और जो नेक्स्ट वर्ड है वो है प्रेपोजिशन। इसको ये वही ग्रामर वाला प्रेपोजिशन है जिसको हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। प्रीपोजिशन गलत उच्चारण है, हमको प्रेपोजिशन बोलना चाहिए। तो देखिए पहले वावल्स काउंट करते हैं। ई पहला वावल है, ओ दूसरा वावल है, आई तीसरा वावल है, ये दूसरा वाला आई चौथा वावल है और ये ओ पांचवा वावल है। लेकिन ये ओ साइलेंट है, इसलिए इसको गिनती में नहीं रखेंगे किसी भी। हम इसका ट्रांसक्रिप्शन देखिए प्रे में ए एक वावल का साउंड है, फ में अ दूसरा वावल का साउंड है, जी में ई तीसरा वावल का साउंड है एंड शन में आधा अ चौथा वावल का साउंड है। ए अ ई अ ये 4 वावल्स के साउंड थे। तो इसमें 4 वावल्स के साउंड है, इसीलिए एक 4 सिलेबल वर्ड है। तो दोस्तों आप समझ गए कि सिलेबल क्या होते हैं, कैसे एक आपको सिलेबल काउंट करना चाहिए किसी भी वर्ड में। अब हम आते हैं सिलेबल स्ट्रेस के ऊपर कि सिलेबल स्ट्रेस या इसी को वर्ड स्ट्रेस भी कहते हैं, ये क्या होता है। सिलेबल स्ट्रेस को सीखने से ही आपको पता चलेगा कि किसी वर्ड में किस वावल साउंड के ऊपर कहां पर स्ट्रेस देना है। तो देखिए यहां लिखा है कि इट इज नेसेसरी टू लर्न सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस इन ऑर्डर टू प्रोनाउंस वर्ड्स करेक्टली। अगर हम वर्ड्स को बिल्कुल करेक्टली प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो हमको सिलेबल स्ट्रेस के बारे में पता होना ही चाहिए। तो इसी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन ये है कि व्हेन अ वर्ड हैज मोर देन वन सिलेबल। देखिए अब मैं आपको एक बात बता दूं, अगर एक ही सिलेबल का वर्ड है तो उस पर कहीं पर स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर एक वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल्स हैं तो क्या होगा, तो ये होगा वन सिलेबल विद इन दैट वर्ड। तो उस वर्ड में जिसमें कि एक से ज्यादा सिलेबल्स हैं, उस वर्ड में एक ऐसा सिलेबल होगा इज गिवन मोर एम्फेसिस देन अदर सिलेबल्स। तो उस वर्ड में जिस वर्ड में एक से ज्यादा सिलेबल्स हो, उस वर्ड में एक सिलेबल ऐसा होगा जिसके ऊपर ज्यादा एम्फेसिस यानी जोर दिया जाएगा, जिससे कि सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण बन सके। इसी को दिस इज कॉल्ड सिलेबल और वर्ड स्ट्रेस। इसी को सिलेबल स्ट्रेस या वर्ड स्ट्रेस कहते हैं। अब हमको यह समझना चाहिए कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं और कैसे वर्ड्स में उनका इस्तेमाल होता है। तो देखिए यहां पर एक बात और भी है कि द वावल साउंड ऑफ द स्ट्रेस्ड सिलेबल is emphasized by pronouncing it longer and louder than other syllables। तो देखिए अगर किसी सिलेबल पर स्ट्रेस है, अच्छा एक और बात आपको बता दूं, जो सिलेबल स्ट्रेस जो हम डालते हैं सिलेबल में, वो सिर्फ वावल के साउंड्स पर डाल सकते हैं, कॉन्सोनेंट के साउंड्स पर नहीं डालते। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या सर कॉन्सोनेंट के ऊपर भी स्ट्रेस हो सकता है। कॉन्सोनेंट के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं हो सकता, क्योंकि वावल्स जो है वो स्वर है एंड कॉन्सोनेंट्स व्यंजन होते हैं। हमेशा स्वर के ऊपर ही स्ट्रेस डल सकता है, व्यंजन के ऊपर नहीं, इसलिए वावल के ऊपर ही स्ट्रेस हम डाल सकते हैं। वही बात यहाँ लिखी है कि द वावल साउंड ऑफ द स्ट्रेस्ड सिलेबल इज एम्फसाइज्ड। वावल साउंड पर जब हम स्ट्रेस डालेंगे तो कैसे हमको पता चलेगा कि इस पर स्ट्रेस डाला जा रहा है, बाय प्रोनाउंसिंग इट लॉन्गर, ज्यादा लंबे टाइम तक उसको हम उसका उच्चारण करेंगे, एंड लाउडर और थोड़ा ज्यादा आवाज में, तेज आवाज में उसको पढ़ेंगे दूसरे सिलेबल से ज्यादा। जैसे एक वर्ड है, बहुत ही कमाल का एग्जाम्पल है, ये वर्ड हम लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो ये वर्ड है ABILITY। इसको हम लोग अक्सर एबिलिटी वगैरह ऐसे पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप ट्रांसक्रिप्शन को देखें तो इसका जो
जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वो है अबिलिटी, ऐसे पढ़ना है अबिलिटी। तो इसमें कहां पर स्ट्रेस है? इसमें ये जो है बी, देखिए वही नीचे यहां बात लिखी भी है कि द स्ट्रेस इज ऑन बी इन दिस वर्ड। तो इसको, इस वर्ड को पढ़ना चाहिए अबिलिटी, अबिलिटी। एबिलिटी बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वो एकदम गलत उच्चारण। अब हम इसमें आगे की बात सीखते हैं। तो अब हमको समझना चाहिए कि स्ट्रेस कितने प्रकार के होते हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रेस। देखिए दो स्ट्रेस होते हैं, प्राइमरी स्ट्रेस एंड सेकेंडरी स्ट्रेस। तो पहले समझते हैं प्राइमरी स्ट्रेस क्या होता है। तो प्राइमरी, अच्छा मैं आपको बता दूं, प्राइमरी स्ट्रेस ही असली स्ट्रेस है, इसी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। सेकेंडरी स्ट्रेस को भी देख सकते हैं आप, बट असली बात जो होती है वो प्राइमरी स्ट्रेस की होती है। इसलिए प्राइमरी स्ट्रेस एकदम ही अच्छी तरह से समझना है। तो यहां लिखा है कि दिस इज द लाउडेस्ट सिलेबल इन द वर्ड। प्राइमरी स्ट्रेस जो है वही सबसे लाउडेस्ट सिलेबल है, यानी उसी पर, जिस सिलेबल पर प्राइमरी स्ट्रेस होगा उसी को सबसे ज्यादा ऊंची आवाज में पढ़ा जाएगा। एंड प्राइमरी स्ट्रेस, इसका यहाँ पर क्या सिंबल होता है ये बताया जा रहा है कि प्राइमरी स्ट्रेस इज मार्क्ड इन आईपीए बाय पुटिंग अ रेज्ड वर्टिकल लाइन। ये आप देख रहे हैं, ये जो आपको ये दिख रहा है लाइन, तो जिस भी सिलेबल पर स्ट्रेस होगा उसके ऊपर ये एक वर्टिकल लाइन आपको जो ऊपर को जाती हुई दिख रही है, तो वो आपको दिखेगी। अभी हम आगे के एग्जांपल्स में इसको देखेंगे कैसे। और नीचे सेकेंडरी स्ट्रेस है, उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि सिलेबल्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली अनस्ट्रेस्ड, बिल्कुल अनस्ट्रेस्ड नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर जरा भी स्ट्रेस नहीं होता, थोड़ा सा स्ट्रेस होता है, बट नॉट एज लाउड एज द प्राइमरी स्ट्रेस। तो सेकेंडरी स्ट्रेस का जो सिलेबल होगा वो ऐसा सिलेबल होगा उस पर जरा सा स्ट्रेस नहीं, जरा सा स्ट्रेस होगा। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि प्राइमरी स्ट्रेस की जितना स्ट्रेस हो, तो उसको सेकेंडरी स्ट्रेस कहेंगे। और सेकेंडरी स्ट्रेस कैसे पहचान सकते हैं हम कि किसी वर्ड में किस सिलेबल पर सेकेंडरी स्ट्रेस है? तो वो लिखा है कि सेकेंडरी स्ट्रेस इज मार्क्ड विद अ लोअर्ड वर्टिकल लाइन। ये आप देख रहे हैं, ये जो लाइन दिख रहा है आपको नीचे की, तो वर्ड में आपको नीचे की तरफ दिखाई पड़ेगा। एट द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड, वर्ड की बिगिनिंग में ही, शुरुआत में ही सेकेंडरी स्ट्रेस होता है, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद है अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स, ऐसे सिलेबल्स जिनके ऊपर कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। सिलेबल्स दैट हैव नो स्ट्रेस एट ऑल, ऐसे सिलेबल जिनके ऊपर जरा भी स्ट्रेस नहीं होता, इन्हीं को अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। इन इंग्लिश ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज हैव श्व फॉर देयर वाउल। तो जो भी सिलेबल अनस्ट्रेस्ड होगा उसमें आपको ज्यादातर श्व साउंड, यानी जो आधा अ के जितना साउंड होता है वही साउंड आपको मिलेगा। तो उसमें स्ट्रेस ही नहीं है कहीं पर, तो उसमें कोई वाउल का क्या साउंड मिलेगा? तो ज्यादातर, हमेशा नहीं लेकिन ज्यादातर आपको श्व साउंड मिलेगा। अच्छा, यहां पर एक और बात कही गई प्राइमरी स्ट्रेस के बारे में कि प्राइमरी स्ट्रेस इज प्रोनाउंस्ड फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन देन द सेकेंडरी स्ट्रेस। प्राइमरी स्ट्रेस जो होता है वो ऑब्वियसली सेकेंडरी स्ट्रेस से ज्यादा लंबी देर तक का होता है, तभी वो प्राइमरी स्ट्रेस होगा। अब प्राइमरी स्ट्रेस के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और देखिए यहां पर आपको बहुत मजा आ जाएगा, बहुत कमाल की बात यहां पर बताई गई है कि वन वर्ड कैन हैव डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस डिपेंडिंग ऑन हाउ इट इज बीइंग यूज्ड इन अ सेंटेंस। यानी कि एक वर्ड हो सकता है नाउन के रूप, एक ही वर्ड हो सकता है नाउन भी हो, वर्ब भी हो, एडजेक्टिव भी हो, जिस भी पार्ट ऑफ स्पीच की तरह आप उसको यूज कर रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक वर्ड अगर एक सेंटेंस में नाउन की तरह यूज हो रहा है तो हो सकता है उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो, और वही वर्ड अगर वर्ब की तरह यूज हो रहा है तो हो सकता है उसका प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो। ये हमको कैसे पता चलेगा? ये हमको प्राइमरी स्ट्रेस से पता चलेगा। अब वही बात आपको इधर बता रहा हूं। देखिए द वर्ड प्रेजेंट, PRESENT, ये जो वर्ड हमारे सामने है PRESENT, ये नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। तो द वर्ड प्रेजेंट प्रोनाउंस्ड एज अ नाउन और एडजेक्टिव, तो ये वर्ड नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है, वर्ब भी है। नाउन और एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ऐसे। अब आप देख रहे हैं ये जो पहला सिलेबल है PRE का, इसी के ऊपर ये रहा प्राइमरी स्ट्रेस, यानी कि अच्छा ये जो ई है इससे ए का साउंड बनता है आईपीए में, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रै, और ये जो दूसरा हिस्सा है ये है जंट। तो नाउन और एडजेक्टिव के रूप में जब इसको हम पढ़ेंगे तो हमको पढ़ना चाहिए इसको प्रेजेंट, प्रेजेंट। नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है उपहार, जो गिफ्ट होता है वो, जैसे ही गेव मी अ प्रेजेंट, तब ऐसे बोलेंगे। अच्छा, यही वर्ड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मीनिंग होता है उपस्थित, जैसे क्लास में कोई उपस्थित है कि नहीं, जैसे कोई बोल रहा है ही इज प्रेजेंट इन द क्लास। तो इस तरीके से नाउन और एडजेक्टिव के रूप में करेंगे तब तो आप इसको प्रेजेंट करके बोलेंगे। लेकिन अब आप देखिए कि अगर प्राइमरी स्ट्रेस कहीं और पर हो,
जबकि तो जब ये वर्ब के रूप में यूज होता है तो उसका स्ट्रेस बदल जाएगा, प्राइमरी स्ट्रेस। तो प्राइमरी स्ट्रेस के बदलने से देखिए कैसे उच्चारण बदल जाएगा। यहां लिखा है प्रेजेंट प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ब। अच्छा, यही वर्ड वर्ब भी होता है। इसका वर्ब के रूप में मीनिंग है किसी को कोई चीज देना, पेश करना, जैसे कोई अवार्ड वगैरह देते हैं वैसे। तब आप देखिए प्राइमरी स्ट्रेस कहां पर है, ये जो दूसरा सिलेबल है यहां पर प्राइमरी स्ट्रेस है, ये रहा प्राइमरी स्ट्रेस। तो अब इसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे प्रेजेंट। जब नाउन और एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे तब कैसे पढ़ रहे थे, प्रेजेंट। जब वर्ब के रूप में यूज करेंगे तब कैसे पढ़ेंगे, प्रेजेंट। आई प्रेजेंटेड हिम एन अवार्ड, ऐसे करके इसको यूज करना है। तो आप देखिए प्राइमरी स्ट्रेस के चेंज हो जाने से कैसे प्रोनाउंसिएशन पूरा का पूरा बदल जाता है एक ही वर्ड का। मैं आपको कई सारे वर्ड्स के अलग अलग एग्जाम्पल भी दे सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा वर्ड आपके सामने मैं रख रहा हूं कि आपको पता चल जाए कि एक ही वर्ड प्राइमरी स्ट्रेस के कारण एक ही वर्ड के अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में अलग अलग उच्चारण हो सकते हैं। आपको दूसरा वर्ड बताता हूं। अब जैसे ये वर्ड है द वर्ड डेजर्ट, DESERT। अच्छा, ये वर्ड जो है ये नाउन भी और वर्ब भी है। नाउन के रूप में इसका मीनिंग होता है रेगिस्तान या मरुस्थल, और वर्ब के रूप में इसका मीनिंग होता है छोड़ देना, त्याग देना। तो वही लिखा है द वर्ड डेजर्ट प्रोनाउंस्ड एज अ नाउन, नाउन के रूप में इसका उच्चारण होगा। देखिए पहला जो सिंबल है इसी पर प्राइमरी स्ट्रेस का सिंबल यहां लगा हुआ है, उसी पर प्राइमरी स्ट्रेस है। तो हम, और डी के बाद जो ई है उससे ए का साउंड बनता है आईपीए में, तो इसको हम पढ़ेंगे डेजर्ट। तो एक नाउन के रूप में जब यूज होगा तो हम इसको पढ़ेंगे डेजर्ट, डेजर्ट। लेकिन यही वर्ड जब वर्ब होता है, द वर्ड डिजर्ट प्रोनाउंस्ड एज अ वर्ब, अब देखिए इसमें कहां पर स्ट्रेस है, प्राइमरी स्ट्रेस। ये डी के बाद, DI के बाद जो दूसरा सिलेबल है ये यहां पर स्ट्रेस है, बल्कि ये दूसरा जो सिलेबल है पूरा। तो आप तो Z के बाद जो आपको 3 के जैसा सिंबल देख रहा है उसका मतलब है पूरा वहां पर। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे डिजर्ट, डिजर्ट, जिसका मीनिंग होता है त्याग देना या छोड़ देना। तो नाउन के रूप में जब इसको यूज करेंगे तो पढ़ेंगे डेजर्ट, वर्ब के रूप में जब यूज करेंगे तो पढ़ेंगे डिजर्ट। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कैसे प्राइमरी स्ट्रेस अलग अलग तरीके से यूज होने से कैसे एक ही वर्ड का प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। तो हमको प्राइमरी स्ट्रेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। हर इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी में हर वर्ड के सामने उसका ट्रांसक्रिप्शन लिखा होता है और स्ट्रेस का सिंबल भी होता है। अगर आप उसको ठीक से स्टडी करें और उसकी प्रैक्टिस करें तो आप किसी भी वर्ड का बिल्कुल करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अपने दम पर सीख सकते हैं। आप किसी भी इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं इसके लिए। अब हम दोस्तों देखते हैं सेकेंडरी स्ट्रेस का क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो सेकेंडरी स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन हमको पता तो होना ही चाहिए। तो यहां लिखा है कि सेकेंडरी स्ट्रेस इज जनरली प्रेजेंट इन लॉन्ग वर्ड्स। इसका मतलब है वर्ड्स विद मल्टीपल सिलेबल्स, यानी कोई ऐसा वर्ड है जो लंबा है, 3-4 सिलेबल्स है अगर उसमें, तो उसमें आपको सेकेंडरी स्ट्रेस दिखाई पड़ सकता है। जैसे ये वर्ड है प्रेजेंटेशन, इसमें अगर आप देख रहे हैं ये जो पहला सिलेबल है यहां पर नीचे आपको ये दिख रहा है सेकेंडरी स्ट्रेस का सिंबल। सेकेंडरी स्ट्रेस का सिंबल हमेशा नीचे होता है, प्राइमरी स्ट्रेस का ऊपर होता है। और इस वर्ड में जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो यहां पर है तीसरे सिलेबल में। तो इसको ऐसे पढ़ेंगे प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन। ये इसका बिल्कुल सही उच्चारण है। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं प्रेजेंटेशन, वो इसका सही उच्चारण नहीं। आप देखिए आपके सामने लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन, इस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए। अच्छा, इस यहां पर ये बात भी लिखी हुई है कि द सेकेंडरी स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सिलेबल इन दिस वर्ड। तो सेकेंडरी स्ट्रेस जो है वो पहले सिलेबल में ही यहां पर है।